नमस्कार मित्रों, आधार क्लासेस बालोतरा के YouTube चैनल पर महिला एवं बाल अपराध की इस विशेष क्लास के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस क्लास के अंदर कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानेंगे, जैसे स्त्री प्रतिषेध अधिनियम जो अश्लीलता वाला एक्ट है 1986 वाला, उसके बारे में, सती प्रथा वाला जो एक्ट है उसके बारे में, तो कुछ एक्ट, और फिर राजस्थान पुलिस भर्ती के अंदर आपको जो 27 पेज का मैटर डाला गया था उसमें से कुछ ऐसे पॉइंट उठा करके मैं लेके आया हूं ताकि उनसे संबंधित भी कोई क्वेश्चन बनने की संभावना है तो अपन उनको भी कवर करेंगे। तो आप इस क्लास को लास्ट तक देखें, आपके सामने जो जो क्वेश्चन डाउट्स में है वो पूरे के पूरे आपके क्लियर हो जाएंगे। पुलिस की वेबसाइट के ऊपर 27 पेज का मैटर था, उसका एक भी पार्ट मैंने पीछे नहीं छोड़ा है। जहां जहां से क्वेश्चन बनने की संभावना है वो मैंने साथ में करवा दिया है। तो ये लगभग आपकी लास्ट क्लास है, उसके बाद केवल प्रश्नोत्तरी बाकी रहेगी, जिसके मैं दो एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी आपको कंप्लीट करा दूंगा। फिर यदि आप मेरा ये पूरा पार्ट देखते हैं, कंप्लीट पार्ट देख लेते हैं, ये 20 से 22 वीडियो, तो महिला एवं बाल अपराध के जो 10 क्वेश्चन है वो सरल हो जाएंगे और आपके लिए रामबाण सिद्ध होंगे, उपयोगी सिद्ध होंगे, ये मेरी गारंटी है। तो शुरू करते हैं अपन आज का ये पार्ट। इस पार्ट के अंदर आज का जो एक्ट है स्त्री अशिष्ट रूप प्रतिषेध अधिनियम 1986, सीधी सीधी बात है, ये महत्वपूर्ण एक्ट है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी एक्ट है। इसके बारे में जानना और समझना बहुत जरूरी है। याद रखना, इस एक्ट को परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण समझे। इसके अंदर लिखा हुआ है स्त्री अशिष्ट रूप प्रतिषेध अधिनियम, और ये अधिनियम कब आया? 1966 के अंदर ये अधिनियम आया था। तो यहां पर इस अधिनियम के अंदर देखिए, स्त्री अशिष्ट रूप प्रतिषेध, अशिष्ट का अर्थ होता है अश्लीलता, यानी गंदे चित्र या उसकी कोई चीज, उसके फोटो खींच लेना, ये जो चीजें आती है अश्लीलता से संबंधित है, उसको प्रतिषेध करता है। इस एक्ट में दो तीन चीजें ध्यान में रखनी है कि स्त्री अशिष्ट रूप प्रतिषेध अधिनियम कब आया? 1986 आया। एक तो ये पॉइंट मोस्ट बनता है, भारत की संसद का एक अधिनियम है जिसे विज्ञापन, प्रकाशन, लेखन चित्रों, आंकड़ों या किसी अन्य तरीके से महिलाओं के अश्लील प्रतिनिधित्व पर रोक लगाने के लिए लागू किया गया था। तो ये जो एक्ट आया ये भारतीय संसद के द्वारा पारित एक अधिनियम है जिसके अंदर कोई विज्ञापन, प्रकाशन, लेखन चित्र, आंकड़े या किसी अन्य तरीके से महिलाओं के अश्लील प्रतिनिधित्व वाले जितने भी अश्लील साहित्य के चित्र होते हैं उनके ऊपर रोक लगाता है। इस प्रकार के चित्र वो प्रचारित पब्लिक नहीं कर सकता है, न ही उनका प्रकाशन कर सकता है। ये एक्ट 1986 के अंदर आया, विशेष रूप से इसको ध्यान में रखना है। इस अधिनियम में किसी स्त्री के अशिष्ट चित्रण को इस प्रकार परिभाषित किया गया है कि किसी स्त्री का ऐसा चित्रण, यानी अशिष्ट चित्रण क्या है, अश्लील चित्रण किसको कहा गया है इस अधिनियम के तहत? तो देखिए, ऐसे चित्र जिससे उसकी लज्जा भंग हो सकती हो, उसके चरित्र के ऊपर कलंक लगती हो, ऐसा चित्रण जहां से लज्जा भंग वाली बात आई, जनसाधारण के नैतिक चरित्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो, ऐसे चित्रण भी जिसके नैतिक चरित्र को ऐसे चित्र देख करके लोग उसको गलत दृष्टि से देखें, गलत भावना से देखें, इस प्रकार के चित्रण भी नहीं बने। ये सब इसके अंदर शामिल किए गए हैं। आगे देखिएगा, किसी महिला की आकृति, उसके रूप या शरीर अथवा उसके किसी भाग का इस प्रकार वर्णन या चित्रण करना जिससे उसका चरित्र कलंकित हो, ऐसा भी नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार का कोई भी चित्रण नहीं होगा जिससे उसका चरित्र कलंकित हो तथा जिससे दुराचार, भ्रष्टाचार या लोक अप्रदूषण अथवा नैतिकता की हानि होने की संभावना हो, अश्लील चित्रण की परिधि में आएगा। ये जितनी भी बातें बताई है ये अश्लील चित्रण के अंदर आता है। इस प्रकार का कोई चित्रण उसका नहीं किया जा सकता है जिससे उसके चरित्र के ऊपर कलंक लगे, उसको मानसिक हानि हो,
तो इस प्रकार की प्रकृति के चित्रण नहीं हो। ये मैं जो मैटर आपके सामने स्लाइडों में पढ़ा रहा हूं, ये पुलिस की वेबसाइट से उठा करके मैंने मैटर लिया है, डायरेक्ट उसी को मैं समझा रहा हूं और इनसे बार क्वेश्चन नहीं जाएगा। आप फोन की स्क्रीन बड़ी करके फुल स्क्रीन के ऊपर इसको देखें, ताकि कुछ छोटे अक्षर भी हो सकते हैं, देखने में भी आपको दिक्कत हो तो आप फुल स्क्रीन कर लेवे, ताकि आपको ये पूरा का पूरा मैटर है वो समझ में आ जाए और आप मेरी बातों को सुनते जाए, समझते जाए। ये पढ़ने के बाद ये 3 पेज का है, फिर मैं 3 बातें बताऊंगा, वो 3 बातें याद रखनी है और 3 क्वेश्चनों से बाहर आपका क्वेश्चन जाएगा नहीं यदि एग्जाम में आया तो। ये मेरी गारंटी इस एक्ट के अंदर। ऐसा करना महिलाओं का चित्र शिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 का दिन दंडनीय अपराध है। यानी ऐसी कोई हरकत करता है, ऐसे अश्लील चित्रण महिलाओं के कोई व्यक्ति प्रकाशित करता है तो ये दंडनीय अपराध है, उसको सजा दी जाएगी। अब क्या सजा होगी उसको समझिए। जिसके लिए अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित दंडात्मक प्रावधान है, ये पॉइंट वेरी मोस्ट है। सीधा सीधा क्वेश्चन बनेगा, महिलाओं के अशिष्ट चित्रण के लिए दंड का प्रावधान क्या है। पहली बार गलती करता है तो दंड कितना होगा, पुनरावृत्ति करेगा तो दंड कितना होगा। 2 प्रकार से दंड आपको ध्यान में रखने हैं, तो याद रखें। फर्स्ट वाला ये वेरी मोस्ट पॉइंट है, इसको समझें। प्रथम बार अपराध करने पर 2 वर्ष तक की सजा, कितने वर्ष की, 2 वर्ष तक की सजा तथा 2000 रुपये का जुर्माना। 2000 की सजा और जुर्माना कितना होगा, 2000 रुपये का जुर्माना होगा। फर्स्ट में 2 साल की सजा और 2000 रुपये का जुर्माना, ये चीज आप ध्यान में रखें। 2 वर्ष की कारावास और 2000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा प्रथम बार में, ये मोस्ट याद रखना है। यदि कोई व्यक्ति महिला के अश्लील चित्रण करता है, उसको प्रकाशित करता है, तो प्रथम बार में दंड का प्रावधान क्या है, 2 साल का कारावास तथा 2000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान है। पूछा जाएगा महिलाओं के अशिष्ट या अश्लील प्रतिषेध अधिनियम कब आया, तो 1986 में आया। ये अधिनियम किस बात पर खरा उतरता है, ये अधिनियम कहता है महिला का किसी भी प्रकार का ऐसा चित्रण ना किया जाए, अश्लील चित्रण ना किया जाए जिससे उसके चरित्र पर कलंक लगे और उसको समाज में मान हानि हो। तो इस प्रकार की चीजों को ये रोकता है। यदि ऐसा कोई करता है तो ये कानूनन अपराध है, जिसके तहत दंड का प्रावधान भी किया गया है। आगे देखिए, ये दूसरा पॉइंट है। ऐसे अपराध की पुनरावृत्ति, यदि दोबारा एक बार में तो 2 साल की सजा और 2000 रुपये का जुर्माना है, पुनरावृत्ति कर दे तो न्यूनतम 6 माह से 5 वर्ष तक का कारावास होगा। देख लो भाई, न्यूनतम 6 माह से लेके 5 वर्ष तक का कारावास होगा और न्यूनतम 10,000 से लेके 1 लाख रुपए तक का जुर्माना होगा। ये चीजें आपके लिए महत्वपूर्ण है, परीक्षा की दृष्टि से याद रखना। यानी फर्स्ट बार कोई व्यक्ति गलती करेगा तो सीधी बात है उसको 2 वर्ष की जेल और कितने रुपए, 2000 रुपये का होगा। लेकिन सेकंड बार गलती करेगा तो उसको एक न्यूनतम और एक अधिकतम, 2 चीजें ध्यान रखनी है। अधिकतम न्यूनतम सजा कितने माह की, 6 माह की। अधिकतम सजा कितने की, 5 वर्ष की। कितने की, 5 वर्ष की। रुपयों की बातचीत करें तो न्यूनतम कितने रुपए, 10,000 और अधिकतम पूछे सो कितने, 1 लाख। देख लीजिए कितना घातक है। मतलब सेकंड प्रावधान जो दंड है वो बड़ा दंड है। पहली बार में तो 2 वर्ष और 2000 रुपये से काम चल जाएगा, पुनरावृत्ति हो गई तो 6 माह न्यूनतम सजा से लेके 5 वर्ष अधिकतम कारावास हो सकता है। न्यूनतम 10,000 रुपये से लेकर के अधिकतम 1 लाख रुपए तक का कारावास हो सकता है दूसरी बार अपराध करने पर। तो ये अपराध के लिए दंड के बारे में 2 चीजें याद रख लेना। एक्ट कब आया, क्या प्रावधान करता है, प्रथम बार में दंड क्या देता है, पुनरावृत्ति में दंड क्या देता है, इन बातों को समझना है। इसके खिलाफ किसी भी व्यक्ति द्वारा निम्नलिखित जगहों पर शिकायत करवाई जा सकती है। शिकायत कहां की जा सकती है, देखिए, नजदीकी पुलिस स्टेशन में की जा सकती है, जिला न्यायालय में की जा सकती है, उप निदेशक महिला एवं बाल विकास के अंदर की जा सकती है, तहसील, जिला या राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से निःशुल्क परामर्श विधिक सहायता प्राप्त कर सकता है, यहां पर भी हो सकती है। उपरोक्त में किसी से भी स्वयं माता पिता या अन्य रिश्तेदार या सरकार द्वारा
मान्य कोई समाज सेवी संस्था के माध्यम से शिकायत दर्ज कराई जा सकती है या फिर टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो याद रखना, इस कानून के तहत शिकायत कहां करवाई जा सकती है? नजदीकी पुलिस स्टेशन पर, जिला न्यायालय पर, उप निदेशक महिला एवं बाल विकास से की जा सकती है, तहसील, जिला या विधि प्राधिकरण में शिकायत की जा सकती है। तो इस एक्ट के अंदर मोटे तौर पे इन बातों को ध्यान में रखना है। ये एक्ट 1986 में आया। ये एक्ट महिलाओं के अश्लील चित्रण को प्रतिषेध करता है। 2 चीज। 3 नंबर, दंड का प्रावधान है। दंड पहली बार में 2 वर्ष और 2000 रुपए का है। पुनरावृत्ति होने पर न्यूनतम 6 माह से 5 वर्ष तक है और न्यूनतम 10,000 से 1 लाख रुपए तक के दंड का प्रावधान है। ये महिलाओं के अश्लील चित्रण प्रतिषेध अधिनियम 1986 की मुख्य बातें थी, जो कंप्लीट होगी और आपको बढ़िया समझ में भी आई होगी। अब अगला एक्ट देखिए। अगला एक्ट है मानव तस्करी रोकथाम सुरक्षा, वो 15वां बिल 2018। तो ये भी आपकी वो पुलिस की वेबसाइट के ऊपर जो 18 पेज का मैटर डाल रखा है, 28 पेज का, उसके अंदर ये भी दे रखा है और वहां से मैंने डायरेक्ट उठाया है, ताकि आपको जो चीज वहां से जितनी जरूरी समझनी है मैंने उतनी आपको समझा रहा हूं। मानव तस्करी रोकथाम सुरक्षा और 15वां बिल कब आया? 2018। पहला तो सन याद रखना है, आया कब ये एक्ट? 2018 में। देखिए, महिला व बाल विकास मंत्रालय द्वारा 18 जुलाई 2018 को लोकसभा में ये बिल पेश हुआ, जो 26 जुलाई 2018 को एक सदन में पारित हो गया। एक सदन में पारित इस बिल में सभी तरीकों से तस्करी की जांच करने के लिए और तस्करी पीड़ितों के बचाव, सुरक्षा, पुनरावास के नियम स्थापित करने का प्रावधान है। तो सीधा सीधा अपने को इतनी बात याद रखनी है, ये बाकी कोई चीज याद करने की जरूरी नहीं है। मानव तस्करी रोकथाम सुरक्षा वो 15वां बिल पारित कब हुआ? 2018। इतनी बात से ज्यादा बात याद रखने की आपको जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखिए, अगला जो एक्ट पढ़ेंगे अपन वो पढ़ेंगे सती रोकथाम अधिनियम 1987। ये पुलिस की वेबसाइट के ऊपर जो बातें दे रखी है उसके अकॉर्डिंग करा रहा हूं, अन्य बातें कुछ होगी मैं बता दूंगा। सती रोकथाम अधिनियम कब आया? 1987 में। ये सती प्रथा को रोकने एवं स्त्रियों की सुरक्षा के लिए 1987 में राजस्थान सरकार द्वारा लागू एक कानून है। कौन सी सरकार के द्वारा? राजस्थान सरकार के द्वारा लागू एक कानून है। ये 1988 में द कमीशन ऑफ सती रोकथाम अधिनियम 1987 के अधिनियमन के साथ भारत की संसद का एक अधिनियम बन गया। अधिनियम सती को रोकने का प्रयास करता है। विधवाओं के जीवित रहने या स्वैच्छिक या मजबूरन जलने या दफनाने और किसी भी समारोह के पालन के माध्यम से इस क्रिया के महिमा मंडन पर रोक लगाने के लिए किसी भी जुलूस में भागीदारी, एक वित्तीय ट्रस्ट का निर्माण, एक मंदिर का निर्माण या किसी भी कार्रवाई के लिए एक विधवा की स्मृति को स्मरण करना या उसे सम्मानित करना, जिससे सती किया। सती को पहली बार बंगाल की विनियमन 1829 के तहत प्रतिबंधित किया गया। पहली बार जो सती प्रथा है वो कहां पर रोक लगी थी? बंगाल के अंदर रोक लगी थी। आपको पता होगा राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से वहां पर ये सबसे पहले विलियम बेटिंग के काल के अंदर रोक लगाई गई थी बंगाल के अंदर। बेटिंग उस टाइम में गवर्नर जनरल थे। लेकिन यदि इनके इतिहास में देखा जाए, सबसे पहले किसी शासक ने रोक लगाने का प्रयास किया तो मोहम्मद बिन तुगलक। सती प्रथा पर सबसे पहले रोक लगाने का प्रयास मोहम्मद बिन तुगलक ने किया। राजस्थान में सती प्रथा पर सर्वप्रथम रोक जो लगी वो बूंदी रियासत के अंदर लगी। इस चीज को भी आपको ध्यान में देना होगा, ये भी महत्वपूर्ण है। राजस्थान के अंदर जो अंतिम सती है उसके बारे में, अंतिम सती राजस्थान की तो रूप कंवर है, इसके बारे में आपको ध्यान में रखना है। रूप कंवर है। रूप कंवर जो है ये दिवराला गांव की है। दिवराला गांव, और दिवराला गांव की माल सिंह शेखावत की पत्नी है। श्री माधोपुर तहसील सीकर की निवासी थी। 1987 में ये सती हुई थी। तो सर्वप्रथम सती प्रथा को रोकने का प्रयास मोहम्मद बिन तुगलक ने किया। राजस्थान में सर्वप्रथम सती प्रथा पर रोक बूंदी रियासत ने लगी। राजस्थान में होने वाली अंतिम सती रूप कंवर थी, जो दिवराला गांव श्री माधोपुर तहसील सीकर की थी और इनके पति का नाम माल सिंह जी शेखावत था।
जो दिसंबर 1987 में सती हुई, उसके बाद ये एक्ट आया और उसके बाद कोई सती नहीं हुई। राजस्थान में सतियों का सबसे बड़ा मेला रानी सती का है, जो झुंझुनू में भरता है। अग्रवालों की कुल देवी है रानी सती। दूसरी बड़ी सती खेमी सती है। लेकिन एक ऐसी सती जो अपने बेटे के साथ सती हुई थी, जिसको मां सती कहते हैं, वो है रानी भटियाणी, जिसका मूल नाम स्वरूप कंवर था। जसोल के अंदर उनका मंदिर बना हुआ है। एकमात्र मंदिर होगा जो मां बेटे का, भाभी देवर का मंदिर है, क्योंकि लाल बना पुत्र थे उनके और स्वयं सिंह जी भूमिया उनके देवर थे। तो ये अनोखा और विशेष मंदिर है। स्वरूप कंवर कल्याण सिंह राठौड़ की पत्नी थी। जोगीदास धाम जैसलमेर में इनका जन्म हुआ था। 7 भाइयों की एक बहन थी और यहाँ पर विवाह किया गया था जसोद राठौड़ों के यहाँ पर। तो सती रोकथाम अधिनियम 1987 में आया, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है मोटे तौर पर। अब आगे देखिएगा, अब कुछ पॉइंट में आपको जो पुलिस की वेबसाइट पर डाला गया वही मैटर में स्कैन करके आपको समझा रहा हूं, ताकि आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो जाए। आप इसको फुल स्क्रीन के ऊपर देखें और मेरी बातों को केवल माइंड में लेते जाएं। जहां जहां जरूरी पॉइंट है वो माइंड में रख लेना और आपके डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे और आपको ये भी लगेगा कि रियल में हमें इतनी ही चीजें याद करनी है, इतना ही पढ़ना है। उपयुक्त महिला संबंधित अपराधों को रोकने, उनसे निपटने तथा उन अपराधों से महिलाओं के संरक्षण के लिए बनाए गए कानून निम्नलिखित है। ये सीधा सीधा वहां पर दे रखा है, क्योंकि आज के दिन में महिलाओं के साथ और बच्चों के साथ जो अपराध बढ़ रहे हैं उनकी जानकारी, उनके कानूनों की जानकारी के लिए ये कोर्स आपके सिलेबस में डाला गया है, ताकि इनसे ये लोग परिचित हो, इनके अंदर ये समझ पैदा हो। सर्वप्रथम 1950 में भारतीय संविधान में बच्चों एवं महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में दिया गया। भारतीय संविधान राज्य को यह अधिकार देता है कि वो स्त्रियों और बालकों के कल्याण के लिए विशेष उपाय करें। ये सीधी बात है, 1950 की बात है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये बात की गई। भारतीय दंड संहिता 1860, भारतीय दंड संहिता आईपीसी, यानी आईपीसी फुल फॉर्म है इंडियन पेनल कोड, मैकाले के द्वारा तैयार की गई थी। एक व्यापक कानून है जो भारत में आपराधिक कानून के वास्तविक पहलुओं को शामिल करता है। ये भारत के किसी भी नागरिक द्वारा किए गए अपराधों के बारे में बताता है एवं उनमें से प्रत्येक के लिए सजा और जुर्माना बताता है। भारतीय दंड संहिता पूरे भारत में लागू है, पर सेना पर लागू नहीं, उसका मार्शल लॉ लागू है। आगे देखिएगा, इस संहिता में महिलाओं को विशेषाधिकार प्राप्त है। भारतीय दंड संहिता की धारा 354 स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर किया गया हमला, आपराधिक बल का प्रयोग। धारा 354 ए यौन उत्पीड़न के लिए सजा। धारा 354 बी बलपूर्वक हमले और स्त्री को नग्न करना या नग्न होने के लिए विवश करना। धारा 354 सी, देखो ये सब पढ़ा रखा है, लेकिन मैं रिपीट करा रहा हूं कि इसके अंदर आपको क्या क्या दे रखा है। धारा 354 आपको करा रखी है, धारा 354 ए करा रखी है, 354 बी करा रखी है, 300 सी करवा रखी है। सी मतलब वहां पर मैंने क ख ग लिखाया है, ताक झांक करना। धारा 354 डी क्या करना था, घ थी वो, 300 डी की जगह घ आएगा, घूमना, पीछा करना। धारा 509 इसको भी थोड़ा देख लेना, शब्द अंग विक्षेप या कार्य जो स्त्री की लज्जा का अनादर करने की असहित हो। इन सभी धाराओं में महिलाओं को होने वाले अपराधों के लिए कठोर कारावास की सजा या जुर्माना या दोनों लगाए जा सकते हैं। इसका उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा एवं गरिमा को सुरक्षित करना है। याद रख लीजिएगा, ये स्टार्टिंग में जो पेज दे रखे हैं, जो पेज मैंने पढ़े हैं, पर मैं एक बार आपको रिपीट करवा देता हूं इन पेजों के माध्यम से। मैं आगे कुछ और पेज भी बताऊंगा। इन 27 पेज का जो मैटर वो पूरा का पूरा मैंने आपको दे दिया 100%। इनके अलावा भी मैंने अतिरिक्त बातें बहुत सारी बता दी जहां से क्वेश्चन घूम करके आ सकते हैं। ये वीडियो लास्ट है, उसके बाद मैं 2 वीडियो और बनाऊंगा जिसमें प्रश्नोत्तरी कराऊंगा। 118 क्वेश्चन मैंने पहले के 3 वीडियो में आपको हल करवा दिए हैं। 118 के बाद 119 से लेकर के 300 तक कंटिन्यू में आपको क्वेश्चन हल कराऊंगा। ये 300 महत्वपूर्ण प्रश्न 20 वीडियो विस्तृत थ्योरी के, यदि आप लोग देख लेंगे, इनसे बार एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। टोटल 20 से 22 वीडियो बने हैं और इनको आप 3 या 4 दिन के अंदर भी देख सकते हैं, इनको पढ़ सकते हैं, इनका अध्ययन कर सकते हैं। और जितनी भी प्रश्नोत्तरी उसकी पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर है, टेलीग्राम ग्रुप के अंदर जाकर के पीडीएफ फाइल आप प्राप्त कर सकते हैं। आगे देखिएगा, नेक्स्ट, भारतीय दंड संहिता संशोधित अधिनियम 2018। भारतीय दंड संहिता में कुछ धाराएं ऐड की गई। आपको पता होगा निर्भया एक्ट के बाद में संशोधन करना पड़ा। धारा 375 में बलात्कार की परिभाषा थी और धारा 376 के जो भाग थे क ख ग घ ड,
ये जो भाग थे यानी ए बी सी डी ई तक थे, उसके अंदर जो डी भाग था उसके अंदर दो भाग जोड़े गए, 12 वर्ष से कम और 16 वर्ष से कम के लिए। जो क भाग था उसके अंदर 18 वर्ष से कम के साथ यदि बलात्कार होता है, नाबालिग लड़का भी कोई बलात्कार करता तो उसको मृत्युदंड के लिए प्रावधान किया गया है। विस्तृत समझा रखा, लेकिन इसमें जो जो लिखा उसकी मैं बातें बता दूं। देश में महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों, खासकर यौन उत्पीड़न के लिए सख्त सजा सुनिश्चित करने के लिए देश भर में ये कानून लागू किया गया है। नए कानून में बलात्कार की परिभाषा को व्यापक बनाते हुए उसके लिए सख्त सजा का प्रावधान किया गया है। बलात्कार के मामले में पीड़ित की मौत हो जाने या उसके स्थायी रूप से मृतप्राय हो जाने की स्थिति में मौत की सजा का प्रावधान भी है इस कानून में किया गया है। सामूहिक बलात्कार की स्थिति में दोषियों के लिए धारा 376 डी, सामूहिक बलात्कार मैंने बताया था 376 डी का तो था 376 घ, घना हारा के लिए सजा की अवधि न्यूनतम 20 वर्ष रखी गई है। सामूहिक बलात्कार में 20 वर्ष से कम तो होगी नहीं, और जो आजीवन कारावास तक हो सकती है। कानून में सहमति से यौन संबंधों को बनाने की उम्र 18 साल तय की गई है। रजामंदी से जो यौन संबंध कोई संभोग करता तो वो उम्र 18 साल की है। महिलाओं का पीछा करना, ताक झांक करना कड़े दंड का प्रावधान करता है। ऐसे मामलों में पहली बार गलती हो सकती है, इसलिए इसे जमानती रखा गया है, यानी फर्स्ट बार गलती में जमानती रखा गया है। लेकिन दूसरी बार ऐसा कोई करता है तो ये गैर जमानती बनाया गया है, यानी ताक झांक करना, पीछा करना, इन चीजों में फर्स्ट बार में तो इसको जमानत मिल जाएगी, लेकिन सेकंड बार में जमानत नहीं है। तेजाबी हमला करने वाले के लिए 10 वर्ष की सजा है। सीधा याद रखना, कुछ भी ना रहे तो ये 10 वर्ष याद रख लेना। कानून प्रावधान है, इसमें पीड़ित को आत्मरक्षा का अधिकार है। आप याद रखना, ये तेजाब की जो बात है, तेजाब हमला, ये लक्ष्मी अग्रवाल के बाद में ये मामला और ये धाराएं उठी है। लक्ष्मी अग्रवाल वाला मामला था, याद रखना। लक्ष्मी अग्रवाल के ऊपर जो तेजाब का हमला किया गया, लक्ष्मी अग्रवाल के बाद तेजाबी हमले के ऊपर ये कठोर कानून आए, याद रखना। पोक्सो एक्ट आया निर्भया कांड के बाद में, उससे प्रेरित होकर के आया था लक्ष्मी अग्रवाल वाला। और तेजाब से यदि कोई बालिका जल जाती है जो शरीर पे, उसकी पूरी सुरक्षा करना, इलाज करवाना, पूरा खर्चा हरियाणा सरकार ऐसी बच्चियों के लिए निःशुल्क देती है। हरियाणा पहला स्टेट है, तेजाबी हमले में यदि कोई लड़की गंभीर घायल हो जाती है, जल जाती है, उसकी पूरी हॉस्पिटल का फ्री ट्रीटमेंट सरकार करवाती है, वो हरियाणा सरकार है। तो उसके बारे में भी थोड़ा ध्यान में रखना। हरियाणा सरकार इस प्रकार की पीड़ित के लिए निःशुल्क इलाज करवाती हॉस्पिटल में। नेक्स्ट देखिएगा, तेजाब हमले की अपराध के रूप में व्याख्या की गई है। साथ ही ये प्रावधान किया गया है कि सभी अस्पताल बलात्कार या तेजाब हमला पीड़ितों को तुरंत प्राथमिक सहायता या निःशुल्क उपचार उपलब्ध करवाएंगे। ऐसा करने में विफल रहने पर उन्हें सजा का सामना करना पड़ेगा। कानून में कम से कम 7 साल की सजा का प्रावधान है। यदि तेजाब हमले में पीड़ित कोई पर भी हॉस्पिटल के अंदर यदि पेशेंट आता है तो उनको प्राथमिक रूप से उसको निःशुल्क व्यवस्था करनी है और जल्दी से जल्दी उसको उपचार उपलब्ध करवाना है। यदि ऐसा उपचार कोई उपलब्ध नहीं करवाता है तो सीधी बात है, उस हॉस्पिटल या उस डॉक्टर को कम से कम 7 साल की सजा का प्रावधान कर रखा है। तो ये पॉइंट भी वेरी मोस्ट है, जो प्राकृतिक जीवन काल तक के लिए बढ़ाई जा सकती है। यदि दोषी व्यक्ति पुलिस अधिकारी, लोक सेवक, सशस्त्र बलों या प्रबंध या अस्पताल कर्मचारी है, जो उसे जुर्माने का भी सामना करना पड़ेगा। कानून में भारतीय साक्ष्य अधिनियम में संशोधन किया गया है, जिसके तहत बलात्कार पीड़िता को यदि वो अस्थायी या स्थायी रूप से मानसिक या शारीरिक रूप से अक्षम हो जाती है तो उसे अपना बयान दुभाषियों या विशेष एजुकेटर की मदद से न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज कराने की अनुमति दी गई है। ये अधिनियम संशोधित भारतीय दंड संहिता का एक अंग है। अपन पढ़ते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। ये साक्ष्य क्या होता है? कोई व्यक्ति जैसे बहरा है, बोल नहीं सकता, या वो ऐसी अवस्था में चली गई है, लड़के के साथ ऐसा दुष्कर्म हुआ या मारपीट हुई है कि वो बोल ही नहीं पा रही है, इतनी गंभीर वो उसकी हालत है, तो ऐसी स्थिति में कोई दुभाषिया दूसरा उसकी जगह बयान दे सकता है, या ऐसा विशेष एजुकेटर जो इन मामलों की निपुणता रखता है उसकी सहायता ली जा सकती है। तो साक्ष्य का अर्थ क्या होता है? सबूत, प्रमाण देने। खुद प्रमाण यदि वो पीड़िता नहीं दे सकती है तो ऐसी स्थिति में दुभाषिया सहयोग के लिए, सहायता के लिए उपयोग में लिया जा सकता है। तो इनके बारे में भी समझना अपने को जरूरी है। दंड प्रक्रिया संहिता CRPC 1973, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 भारत में आपराधिक कानून में
क्रियान्वयन के लिए मुख्य कानून है। यानी कोई अपराध होता है तो उसकी जांच कैसे शुरू की जाती है, ये पुलिस वालों के लिए यूज में लिया जाता है। 1973 में पारित होकर ये कानून 1974 में लागू हुआ। लागू कब हुआ, ये 1974 में लागू हुआ। दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत हमेशा दो प्रक्रिया होती है जिन्हें पुलिस अपराध की जांच करने में अपनाती है। एक प्रक्रिया पीड़ित के संबंध में और दूसरी आरोपी के संबंध में। यानी एक तो पीड़िता कौन है और एक आरोपी कौन है। जांच की प्रक्रिया दो तरफ होगी, पीड़िता से भी पूछताछ होगी और जो अपराधी होगा उससे भी पूछताछ होगी, और दोनों तरफ वो प्रक्रिया शुरू कर देंगे। सीआरपीसी में इन दोनों प्रक्रियाओं का ब्यौरा दिया जाता है। यानी वो पूछताछ पीड़िता से कैसे कर सकते हैं, उसके लिए किन किन बातों को ध्यान में रखना है, और आरोपी से वो किस प्रकार से पेश आएंगे और किस प्रकार का प्रावधान है। इस कानून की धारा 376 बलात्कार की परिभाषा देती है। धारा 376 ए स्त्री के साथ उसकी सहमति या सहमति के बिना डरा धमकाकर या उसके परिजनों की मृत्यु का भय दिखाकर उसके साथ किया गया बलात्कार जिसके कारण स्त्री को कोई गंभीर क्षति पहुंचती है या उसकी मृत्यु हो जाती है, इसका प्रावधान है, मृत्युदंड का प्रावधान है। धारा 376 बी पूरी पढ़ा रखी थी। पति द्वारा पत्नी से अलग होने की स्थिति में पति द्वारा पत्नी की सहमति के बिना उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना बलात्कार माना जाएगा। ठीक है। धारा 376 ए बी ये संशोधित होकर के अभी आई ए बी, 12 वर्ष से कम उम्र की स्त्री के साथ बलात्कार। धारा 376 सी किसी अधिकारी, लोक सेवक, जेल, रिमांड होम, अभिरक्षा, अन्य स्थान स्त्रियों या बालकों की संस्था का अधीक्षक, प्रबंधक या अस्पताल का कर्मचारी होते हुए भी किसी स्त्री जो उसकी अभिरक्षा में है या अधीन है या परिसर में उपस्थित है और उस स्त्री के साथ यौन अपराध कारित करना, मतलब प्राधिकारी व्यक्ति के द्वारा बलात्कार करना, धारा 376 सी के तहत उसको दंड दिया जाता है। अगला देखिए धारा 376 डी, एक या एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा किसी महिला के साथ सामूहिक बलात्कार, ये घना आरोप लोग मिलकर के। धारा 376 डी ए ये संशोधित होकर कभी जुड़ी है, 16 वर्ष से कम उम्र की महिला के साथ सामूहिक बलात्कार होने पर दंड का प्रावधान है। धारा 376 डी बी 12 वर्ष से कम उम्र की महिला के साथ एक या अधिक यानी सामूहिक बलात्कार होने की स्थिति में। धारा 376 ई भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 376 ए, 376 डी दंडनीय किसी अपराध के लिए पहले कभी दंडित किया गया हो बलात्कार के अपराध में 376 ए, 376 बी, 376 सी और 376 डी में बताए गए किसी भी अपराध की पुनरावृत्ति करता है यानी वापस अपराध करता उसी प्रकार का, तो इन सभी धाराओं में महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान है। जैसे किसी महिला के आरोपी की बिना किसी महिला कांस्टेबल की शाम 6 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक गिरफ्तार नहीं कर सकते किसी महिला को। ये धाराएं पूरी मैंने विस्तृत पढ़ा रखी है, ये केवल पेज पर मैटर था तो मैंने कहा एक बार थोड़ा मैं रिपीट करा दूं कि वहां क्या दे रखा है। तो ये इस प्रकार से लैंग्वेज में लिखा हुआ था, आपको इतना समझ में नहीं आता, तब मैंने सरल करके वहां पर आईपीसी की जो धाराएं हैं 3 वीडियो उसमें देखना पूरा करवा रखा है, कंप्लीट हो जाएगा, उससे बाहर कुछ भी नहीं है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, ठीक है, सबूत जिसकी धारा 53 है। भारतीय दंड संहिता 1860 का 45, धारा 354 क ख ग घ, फिर 376, 376 ए, 376 ए बी, 376 बी, 376 सी, 376 डी, डी ए, डी बी और ई के अधीन। मतलब ये सब महिला लज्जा भंग वाली 354 और 76 वाली पूरी बलात्कार की है। ये धाराएं 354 और 375 76 ये पूरी बलात्कार से संबंधित है। अपराधी किसी अभियोजन में या किसी ऐसे अपराध करके प्रयत्न के लिए सहमति का विवाद है या पीड़िता के आचरण व्यक्ति के किसी व्यक्ति के साथ पूर्व लैंगिक अनुभव का साक्ष्य ऐसी सम्मति या सम्मति की गुणवत्ता के मुद्दे पर सुसंगत नहीं होगा, ये पूरी जांच करने के साक्ष्य देता है। और ये भी इस प्रकार की एक्ट इन धाराओं से संबंधित ही है ये, तो इन चीजों को आप देख लेना। अधीन किसी भी अभियोजन, तो ये साक्ष्य अधीन वाला जो मामला है इसको आप पढ़ लेना, इसमें कुछ भी नहीं है। ये जो धाराएं हैं जैसे 354 क ख ग, इनमें सबूत कैसे दिए जाते हैं, किस प्रकार से सबूत पेश करने होते हैं, ये सबूत देने की बात की जाती है इनके अंदर। तो ये टोटल 13 पेज का मैटर था। इसमें जो महिलाओं का अश्लील चित्रण अधिनियम 1986 वो महत्वपूर्ण है, सती प्रथा अधिनियम बड़ा है, मानव का जो तस्करी बड़ा रोकथाम अधिनियम 2018 है, ये महत्वपूर्ण, इनको पढ़ देना। बाकी ये धाराएं मैंने आपको कंप्लीट करवा दी थी। ये आपकी महिला बाल अपराध की थ्योरी की लास्ट क्लास है जिसके अंदर मैंने संपूर्ण पार्ट आपको कंप्लीट करवा दिया है। अब 2 क्लासें और लूंगा प्रश्नोत्तरी की, महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी में आपको पूरी हल करवा दूंगा, फिर उनसे बाहर कुछ भी नहीं है। बिंदास होकर के आप एग्जाम देना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अपने मित्रों को भी बताएं। जितने वीडियो ये प्लेलिस्ट के अंदर आधार क्लासेस बालोतरा के यूट्यूब चैनल पे जाओ,
प्लेलिस्ट में जाओ, महिला और बाल अपराध का पाठ दे रखा है, उसमें 1 नंबर से लेकर के लास्ट 20 भाग तक टोटल आपको वीडियो दे रखे हैं। कंप्लीट वीडियो आप 2-3 दिन में देख सकते हैं। एक दिन में 3-3 4-4 वीडियो देखो तो आप अभी इन 3-4 दिन में भी इस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हो, इसका रिवीजन कर सकते हो, पूरी प्रश्नोत्तरी को समझ सकते हो, जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं वो पूरे के पूरे मैंने आपको हल करवाए हैं। आज की इस क्लास के अंदर इतना ही, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।